हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू को, जो कि इंपोर्टेंट होंगे उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। और ये एमसीक्यू उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के मनोविज्ञान के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आज उस सिलेबस का हमने अधिगम वाला टॉपिक कवर किया है, जिसके क्वेश्चन आंसर हम बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह धारणा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है रोजर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लेविन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है अब्राहम मैस्लो के द्वारा, और डी है क्रू एंड क्रो के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लेविन के द्वारा ये धारणा दी गई थी कि जो अधिगम है वो वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। इनके द्वारा एक फार्मूला भी दिया गया था, उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो फार्मूला क्या था। अगर बात की जाए लेविन की, तो इनका पूरा नाम है कुर्ट लेविन, ये हिंदी में इनका पूरा नाम है। और ये किस तरीके के वादी हैं, यानी ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आपको पता है कि मनोविज्ञान में दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो जो कर्ट लेविन है ये संज्ञानवादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए यानी रोजर्स की, तो रोजर्स जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस अधिगम के सिद्धांत के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुभवजन्य का सिद्धांत, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरियंशियल थ्योरी। एक्सपेरियंशियल थ्योरी हम इसको बोलते हैं, किसके सिद्धांत को? रोजर्स के सिद्धांत को। इसमें इसने बात की है कि व्यक्ति को या जो हमारा बालक होता है उसको हम अनुभवों के द्वारा जल्दी अच्छी से सिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये बात करते हैं कि हमने बच्चों को सेमिनार में ले जाना चाहिए, हमने बच्चों को वर्कशॉप्स अटेंड करानी चाहिए, यानी जिन भी चीज़ों से बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की ओर न जा करके कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है। तो ये बात कौन करते हैं? रोजर्स करते हैं, जिनके सिद्धांत का नाम क्या है? अनुभवजन्य सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसे एक्सपेरियंशियल थ्योरी कहते हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी यानी अब्राहम मैस्लो की, जिन्हें कि आप जानते होंगे ये किस लिए जाने जाते हैं? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, जिसको हम लोग हायरार्की ऑफ नीड्स भी इंग्लिश में कहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, जिसमें इन्होंने 5 टाइप की आवश्यकताएं बताई थी। वो आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने एक ह्यूमन की बताई थी, जिसमें सबसे नीचे साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंग्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने कहा था। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब वही रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी नीड्स का मतलब सुरक्षा चाहता है आदमी। उसके बाद लव बिलोंगिंग्स, यानी उसको प्यार की भी ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ती है। एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है आपके पास तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता और प्रभाव। आपको पता होगा कि जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, उसमें उसने 3 चीज़ों की बात की है। एक तो लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ प्रैक्टिस और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, तो सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा था कि थॉर्नडाइक के जो अधिगम के सिद्धांत थे उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक आप जानते हैं कि ये क्या है? एक व्यवहारवादी हैं। अब जो ये व्यवहारवादी शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? आप जितने भी सिद्धांत इस मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, चाहे वो ईपी पाउलो का हो, बीएफ स्किनर का हो, थॉर्नडाइक या सीएल हेल का हो, तो इन सभी ने, किसी ने चूहे पे प्रयोग करे, किसी ने कुत्ते पे, तो किसी ने बिल्ली पर। तो ये सभी प्रयोग करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका अनुक्रिया और उद्दीपक मिलते हैं, और ये दोनों कोई ना कोई एक्शन करते हैं, यानी करके ही ये मनोवैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। इन्होंने किसी भी प्रयोग को किया तब जाके ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, यानी करके अगर बच्चा किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है तो हम उसे कहेंगे कि ये व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपालन कर रहा है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोशल मीडियम्स होते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सबसे बड़ी बात, जब भी आप इसे देख रहे हो तो आपकी तरफ से हमें जो चीज़ मिल सकती है वो है आपका एक लाइक और एक शेयर। हमारी तरफ से आपको रेगुलरिटी मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो कंप्यूटर होता है उसको क्वेश्चन अप्रोच डेवलप करनी होती है। बाकी सब्जेक्ट और कंटेंट तो किताबों में मिलता ही है। तो एक क्वेश्चन अप्रोच हमारी वीडियोस की रेगुलरिटी के माध्यम से ही आपकी डेवलप होगी। तो इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चाहे वो आपके फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएंगे, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास संज्ञानवाद से, व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से या कोई नहीं।
तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यवहारवाद से। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर भी प्रशिक्षण अगर आदमी को हम देंगे या किसी बच्चे को देंगे और कोई बच्चा अगर अभ्यास करेगा तो उसमें वो बच्चा एक्शन करेगा, यानी कोई ना कोई क्रिया करेगा। क्रिया करेगा तो वो खुद से एक प्रकार की रिसर्च करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद, यानी वो कोई ना कोई व्यवहार करेगा, कोई ना कोई एक्शन करेगा, उसके बाद ही वो सीखेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है, व्यवहार से। और जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो भी प्रशिक्षण एवं अभ्यास की ही बात करते हैं। उनका ये मानना होता है कि बच्चा स्वयं करके चीज़ों को सीखेगा। संज्ञानवादी कौन होते हैं, जैसे जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के हो गया, जैसे मैक्स वर्दिमन, कोहलर, लेविन और कोफका, ये क्या होते हैं, संज्ञानवादी होते हैं। ये संज्ञान की बात करते हैं। निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है आपके पास निष्क्रिय अवलोकनकर्ता, बी है आपके पास सरलीकरणकर्ता, सी है आपके पास कक्षा कक्ष प्रशासक और डी है आपके पास अनुदेशक। तो जो इसका सही आंसर है सरलीकरणकर्ता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये निर्मितवादी अधिगम उपागम है क्या। बेसिकली जो आपका ये निर्मितवादी अधिगम उपागम आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम हिंदी में है निर्मितवाद। और निर्मितवाद का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। और इसी ब्रूनर के निर्मितवाद के अधिगम के सिद्धांत पर हमारे एनसीएफ 2005 की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसके अदर नाम की, यानी और अन्य जो इसके नाम हैं किसके, ब्रूनर के सिद्धांत के, तो इसका जो नाम है, एक तो अन्वेषण का सिद्धांत, दूसरा निर्मितवाद का सिद्धांत, तीसरा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। अब आप इसके नाम से ही समझिए, यहाँ पे एक नाम इसका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है, जिसका दूसरा नाम निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत है। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हम किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की संरचना के बारे में जानकारी दे दें तो वो ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में स्थायी रहता है और बच्चे के लिए वो चीज़ सीखना सरल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाला आदमी है, अगर हम उसको मोबाइल खोल के पूरे तरीके से दिखा दें कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो बेहतर रहेगा। और जो हम ज्ञान उसको देंगे वो ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी होगा। चाहे वो बाइक रिपेयरिंग वाला हो या चाहे साइकिल रिपेयरिंग वाला हो, वो लोग क्या करते हैं, संरचना को समझते हैं। वो एक या दो साइकिल सही करते हैं और उसके बाद उनके पूरे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये वाला नट बोल्ट कसना है, यहाँ पे ये वाले ब्रेक कसने हैं। तो यही होता है निर्मितवाद का सिद्धांत, जिसको हम संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था, ब्रूनर ने। और एनसीएफ 2005 जब बनाया गया, उसका बेस क्या माना गया, ब्रूनर के इसी सिद्धांत को माना गया। अब मैं बात करता हूँ सरलीकरणकर्ता की, तो हम इसको इंग्लिश में फैसिलिटेटर कहते हैं। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधा दाता, यानी एक टीचर फैसिलिटेटर का काम करेगा। वो बच्चों को टास्क बताएगा और वो बताएगा कि इस टास्क को कैसे इजीली किया जा सकता है। एक अनुदेशक को हम लोग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। इंस्ट्रक्टर भी टीचर नहीं बनता है, किसमें, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति मनोवैज्ञानिक प्राणी है। ऑप्शन है आपके पास अनुभवजन्य सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, या पुनर्बलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, या क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग। यानी किस लर्निंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक प्राणी यानी साइकोलॉजिकल बीइंग है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षेत्रवादी सिद्धांत ऐसा कहता है कि मनुष्य क्या है, मनोवैज्ञानिक प्राणी है। क्षेत्रवादी सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य एक प्राणी ना होकर के कैसा प्राणी है, मनोवैज्ञानिक प्राणी है। क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने था, ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने एक्सपेरियंशियल थ्योरी दी थी। क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुर्ट लेविन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी यानी शास्त्रीय अनुबंधन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ईपी पावलो ने दिया था। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है अनुभवजन्य सिद्धांत, मैंने अभी आपको बताया था कार्ल रोजर्स ने, जिसमें मैं कंफ्यूज हुआ था। अनुभवजन्य सिद्धांत जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेरियंशियल थ्योरी ऑफ लर्निंग। तीसरा रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, सीएल हल ने दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रीट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौथा जो आता है क्षेत्रवादी सिद्धांत, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ये किसने दिया था, अभी आपको बताया गया था कि कुर्ट लेविन के द्वारा ये दिया गया था। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग हम इसको बोलते हैं।
आपने अक्सर इसका एक डायग्राम भी अपनी बुक्स में देखा होगा। इस तरीके का डायग्राम आपकी बीएड की बुक्स में या एनआईओएस की बुक्स में बना होगा। यहाँ पे कुर्ट लेविन ने बात की है कि कोई भी पर्सन होता है तो उसका एक तरफ से ड्राइविंग फोर्स काम करता है तो दूसरी तरफ से रिस्ट्रेनिंग फोर्स काम करता है, लेकिन बीच में बैरियर होता है और जो इस बैरियर को पार करता है वही अपने गोल तक पहुँचता है। ऐसा किसने बताया था? कुर्ट लेविन ने। और इसी को हम लोग फील्ड थ्योरी ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य के एक फील्ड थ्योरी की बात हुई है, यानी फील्ड के बारे में बात की गई है और उसकी बाउंड्री के बारे में और उसकी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, यानी मनुष्य किस तरीके से अपने गोल तक पहुंचता है उस बारे में बात की है किसने? कुर्ट लेविन ने। और इसी सिद्धांत में मनुष्य को प्राणी न मान के क्या माना गया है? एक मनोवैज्ञानिक प्राणी। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर क्वेश्चन और उनके डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी भी रेगुलरिटी बनी रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसलिए आप इस थंब को प्रेस करिए, आपकी तरफ से यही चीज़ हमें मिल सकती है। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू।